देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे विश्वसनीय कोरोना समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज कोरोना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5I मंत्रा से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CII को संबोधित कर रहे थे और इसमें उन्होंने 5I मंत्रा दिया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सके। क्या अहम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की हैं, सबसे पहले 100 सेकंड में यह जान लीजिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। IBC हो, बैंक मर्जर हो, GST हो, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट की व्यवस्था हो, हमने हमेशा व्यवस्थाओं में सरकार के दखल को कम करने, तो देश अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके मूल मंत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दी। अगली खबर राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर NCR वर्सेस दिल्ली की एक नई सियासी जंग देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब अपने बॉर्डर्स को सील करने का फैसला लिया है। और यह मामला कैसे सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है और क्यों लेता हुआ नजर आ रहा है, यह देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली सरकार ने यूपी और हरियाणा के बॉर्डर सील होने की प्रतिक्रिया में दिल्ली बॉर्डर सील करने का ऐलान किया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यूपी और हरियाणा ने बहुत पहले ही अपनी सीमा को सील कर दिया था। दिल्ली सरकार इससे पहले कोरोना से भिड़ने के दूसरे उपायों पर काम कर रही थी, लेकिन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर को एक हफ्ते के लिए सील करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद बॉर्डर पर पहले से ही नो एंट्री थी। अब दिल्ली ने भी अपनी तरफ से रोक लगा दी है। ये रोक 8 जून तक जारी रहेगी। हमें ऑफिस से पास मिला, वो दिखा दिया। हम लोग वहाँ जॉब करते हैं, जाना आना हमारा होगा, बट ये लोग जाने नहीं दे रहे। अभी तक कभी नहीं रोका था, पर डे जा रहे थे, आज ही नहीं जाने दे रहे हैं। डीएम ने रोक दिया, घर पे जाने भी रोक रहे हैं। बताओ, कुछ नहीं, पास होना अगला डीएम से। अब घर पे जाने के डीएम से बात सही होगा क्या? दिल्ली सरकार का ये फैसला उस वक्त आया जब हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया। ऐसे में दिल्ली सरकार का फैसला हरियाणा सरकार के गले नहीं उतर रहा है। अवलोकन करेंगे, रोज करेंगे। जब कभी जरूरत महसूस होगी तो फिर उसके मुताबिक एक्शन लेने का हमें अधिकार है, हम करेंगे। लेकिन दिल्ली बनाम NCR की इस जंग में आम लोगों की परेशानी अब दोगुनी हो गई है। हरियाणा से आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर का हालात है, यहाँ पर खुद दिल्ली पुलिस कर्मी तैनात हैं और दूसरी तरफ अगर आपको बॉर्डर दिखाना चाहे तो यहाँ पे नोएडा पुलिस कर्मी तैनात है, जो नोएडा के अंदर भी सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वालों को आने दे रहे हैं और जिनके पास प्रशासन की तरफ से दिए गए मूवमेंट पास है उनको अंदर आने दिया जा रहा है। एक तरफ नोएडा पुलिस यहाँ पे चेकिंग कर रही है तो दूसरी तरफ यहाँ पे दिल्ली पुलिस इस तरीके से चेकिंग कर रही है और एक एक वाहन के पास चेक करके ही उनको दिल्ली के अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में हालात अब चिंताजनक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के आंकड़े को पार कर गया है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि सरकार अब आगे की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में अस्पतालों में बेड
कम पड़ सकते हैं। कब्रिस्तानों में, शमशानों में शव को जलाने के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। 24 घंटे में 201 मौत और अब तक 5,606 लोगों की गई जान। दिल्ली के ये आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली में खतरा कितना बड़ा है बता रहे हैं। कोरोना का मीटर हाई है। दिल्ली की जान पर बन आई है। दिल्ली में स्मशान और कब्रिस्तान की जमीन कम पड़ रही है। लोग स्मशान और कब्रिस्तान तक में बुकिंग करा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा लीजिए हालात कितने विस्फोटक हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों की हुई मौत है। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि वो नए कब्रिस्तानों और शमशान घाटों की जगह की पहचान करें। दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि हालात अगर काबू नहीं हुए तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें इन मुर्दों को दफनाने या जलाने की कोई जगह ही ना बचे। स्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों का तांता लगा है। शव कतारों में लगी हैं। दिल्ली सरकार भी इस विपदा और त्रासदी से अनजान नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और ज्यादा स्मशान और कब्रिस्तान बनाने की योजना बना रही है। इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है। DDMA ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेड क्षमता बढ़ाने और दाह संस्कार के लिए नया क्रिमेशन ग्राउंड की पहचान एडवांस में करें, जिससे कि आगे की प्लानिंग करने में सहूलियत होगी। कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड लगाने की क्षमता बढ़ाना, मल्टीपर्पज हॉल, बैंक्वेट हॉल, इंडोर स्टेडियम में बेड तैयार होंगे। दाह संस्कार के लिए अतिरिक्त इंतजाम करना, अभी दाह संस्कार की कितनी लोकेशन है, दाह संस्कार के लिए कौन सी जमीन की पहचान किस लोकेशन पर की गई, दाह संस्कार के लिए लोकेशन रिहायशी इलाकों से उचित दूरी पर होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बहुत मुश्किलें आ रही हैं। कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे तो कई शवों को कब्रिस्तान भी नसीब नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब कुछ कदम उठा रही है। और दिल्ली का ही जिक्र हो रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं क्या अहम बातों की जानकारी आज वो दे रहे हैं। अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमने इंतजाम किया हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हमने इंतज़ाम किया हुआ उसे वेंटिलेटर मिलेगा। हमने देखा कि देश में और दुनिया भर में कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया। वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? कोरोना अगर एक बार ही आ जाए तो फैलता तो है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि 20,000 पेशेंट थे, 20,000 मान लीजिए पेशेंट थे, तो बेड उनके पास 8,000 ही थे। बेड की कमी हो गई उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, उनके पास वेंटिलेटर की कमी होगी, उनके पास ICU की कमी होगी। वहां पे दिक्कतें आने लगी, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों की मौत बहुत ज्यादा हो गई। आज उस मामले में दिल्ली, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, ICU का सबका इंतजाम किया हुआ है। हमने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, बेड की कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, ICU की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक और काम आज किया गया है। दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो राजधानी दिल्ली में कोरोना की क्या ताजा स्थिति है और सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में बताएगा। यह रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से पीड़ित मरीजों की तादाद अब 17,000 को पार कर चुकी है। इस बीच लगातार ये भी आरोप लगे कि बहुत सारे लोगों को इलाज में दिक्कत आ रही है, बेड में दिक्कत आ रही है, अस्पतालों की जानकारी नहीं है, वेंटिलेटर कहां पर उपलब्ध है ये नहीं पता है। इसी बात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिल्ली कोरोना करके ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद ये है कि दिल्ली में कितने ऐसे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जो इस वक्त कोरोना से पीड़ित मरीज का इलाज कर रहे हैं, इन अस्पतालों में बेड्स कितने हैं, वो बेड खाली कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं,
किस अस्पताल में आपको वेंटिलेटर मिल सकता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें देखिए सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे तो कोविड-19 बेड्स के बारे में जानकारी दी गई है। ये बेड ताकि पता चल सके टोटल बेड सरकार की तरफ से कितने उपलब्ध कराए गए हैं। अगर हम बेड्स की तादाद को देखने के लिए मसलन अगर आपको बेड जानना है तो आपने टोटल पे क्लिक किया तो ये एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, उनका नाम, लास्ट अपडेटेड, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने वैकेंट हैं, टोटल बेड्स की तादाद आरएमएल हॉस्पिटल में 178 है, जिसमें ऑक्यूपाइड 161 हैं। इस वक्त 17 बेड खाली हैं। इसी तरह से ये ऐप उन तमाम पीड़ित लोगों को और उनके परिवारों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें इलाज के लिए भटकना ना पड़े। अस्पतालों की जानकारी हो, वेंटिलेटर्स की जानकारी हो, इलाज से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो, वो घर बैठी जानकारी पा सकेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से भी, इन 2 राज्यों पर अलग ही खतरा मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान निसर्ग का। और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द यह तूफान गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचने वाला है। इससे जुड़ी जो ताजा स्थिति है उसको बयां करती है रिपोर्ट, देखिए। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र में साइक्लोन 3 तारीख को हिट करेगा, लेकिन उसके पहले ही मुंबई में अगर हम देखें तो मौसम पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हम आसमान की तरफ थोड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आसमान पूरी तरह से घने बादलों से घिरा हुआ है। हम इस वक्त वर्ली जो समुद्री किनारा है वहाँ पर खड़े हैं। वर्ली सीलिंग हम सामने देख सकते हैं। साइक्लोन जब हिट करेगा तो जो ऊंची लहरें हैं वो यहाँ पर काफ़ी उठेंगी और बहुत ज़्यादा रफ्तार से, करीब 100 से 150 के बीच रफ्तार की हवाएं यहाँ देखने मिलेंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कोई नुकसान ना हो इसका भी एहतियात बरता गया है, जिसकी वजह से 11 जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, साथ ही पालघर में 2 एनडीआरएफ की टीमें हैं। पालघर में स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है क्योंकि ये गुजरात से सटा हुआ है। गुजरात का जो बॉर्डरी इलाका है वो पालघर से सटा हुआ है। ऐसे में ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो पालघर ज़िले में हम देख सकते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से लगातार एनडीआरएफ की टीम वहाँ के लोगों को सेफ जगहों पर लेके जा रही है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो तटीय क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों में रहते थे, उन्हें पक्के मकानों में या फिर स्कूल या जो है बड़े जो सरकारी जगह हैं वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस तूफान से लोगों के जनजीवन पर ज़्यादा असर ना पड़े। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था, जिसकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। और वंदे भारत मिशन से जुड़ी तमाम खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे। इस मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनके जरिए कहीं संक्रमण आगे ना फैले, यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि डीजीसीए ने अब ये निर्देश दिए हैं कि विमान में जो बीच की सीट होती है वो खाली रखी जाए। वंदे भारत मिशन के तहत शुरू हुई हवाई सेवाओं के दौरान अब और सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइंस का ऐलान किया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस कंपनियों को अब फ्लाइट में बीच वाली सीट खाली रखने के निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने कहा है कि अगर फ्लाइट में डिमांड की वजह से ऐसा करना मुमकिन न हो तो बीच वाली सीट पर बैठने वाले यात्री को प्रोटेक्टिव गाउन देना होगा। इसके अलावा अगर एक ही परिवार के 3 लोग यात्रा कर रहे हैं तो तीनों को एक साथ बैठाया जा सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। नई गाइडलाइंस को 3 जून से लागू किया जाएगा। डीजीसीए की ओर से वंदे भारत की हवाई उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए पत्र जारी किया गया। हालांकि ये नियम अभी घरेलू उड़ानों के लिए लागू नहीं होंगे, लेकिन देश के बाहर से आने वाले उड़ानों में इसका पालन करना होगा। जहां तक संभव हो फ्लाइट के बीच वाली सीट को खाली रखा जाए। एक ही परिवार के यात्रियों को एक साथ बैठाया जा सकता है। ज्यादा लोड होने पर बीच वाली सीट के यात्री को सेफ्टी किट दें। हर उड़ान के बाद हवाई जहाज को सैनिटाइज किया जाए। विमान के पायलट और क्रू मेंबर्स का रूटीन चेकअप हो। फ्लाइट में किसी भी तरह का खाना सर्व नहीं किया जाएगा। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि विमान में सफर करने वाले सभी यात्रियों को 3 लेयर मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिया जाए, लेकिन फ्लाइट के अंदर लोगों को खाना और पानी नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी होने पर बीमार यात्रियों को ये सुविधाएं दी जा सकती हैं।
आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में अमेरिका और कनाडा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए एयर इंडिया 70 उड़ानें संचालित करेगी। अपनों की घर वापसी के लिए वंदे भारत मिशन की ये उड़ानें 11 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। मिशन के पहले चरण के तहत एयर इंडिया और इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 7 मई से 14 मई के बीच 12 देश के 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए 64 उड़ानें संचालित की थी। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू हो चुका है। और इस कोरोना काल में भी जालसाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपने भी भारत सरकार की आयुष्मान योजना का कोई विज्ञापन देखकर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आप सावधान हो जाइए, आप जालसाजों के जाल में फंस सकते हैं। एक और देश कोरोना की महामारी से बचने की कोशिश में लगा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे शातिर भी सक्रिय हैं जो कोरोना का ही फायदा उठाकर लोगों को अपने झूठे जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे धोखेबाज गैंग का पर्दाफाश किया है जो आयुष्मान योजना के नाम पर हजारों लोगों को मेडिकल फील्ड में नौकरी दिलवाने का झांसा दे रहा था। पुलिस ने इस गैंग में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन लोगों ने सरकारी नौकरियां दिलवाने के नाम पर करीब 4000 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। आइए आपको बताते हैं कि जालसाजों का ये गिरोह कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था। सबसे पहले आयुष्मान भारत नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई गई। वेबसाइट पर वार्ड बॉय, नर्स की भर्ती का फर्जी विज्ञापन दिया गया। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बेरोजगारों से 300 से 500 रुपए ऐंठे गए। 6 राज्यों में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में विज्ञापन दिए गए। 6 राज्यों में 5116 खाली पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए। इन भर्तियों के नाम पर 4000 लोगों को चूना लगाया गया। गैंग का मास्टरमाइंड यूपी का ही रहने वाला उमेश है। उमा के साथ रजत, गौरव, सीमा रानी साथी हैं। दरअसल 26 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग सरकारी वेबसाइट के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं और वेबसाइट भी बताई गई, जिसके बाद स्पेशल सेल इस नेटवर्क तक पहुंची। आरोपी गौरव, जो पहले एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम से जुड़ा था, उसने पश्चिमी यूपी के गांवों में जनसभाओं का आयोजन शुरू किया ताकि लोगों को धोखाधड़ी की योजना में फंसाया जा सके और उन्हें शुरुआती रकम का भुगतान करके नौकरियों के ऑफर के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा सके। पकड़े गए लोगों के पास से लैपटॉप, 4 फोन और ATM कार्ड बरामद हुए हैं। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इस दफ्तर को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। वहां पर किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और उसके चपेट में हर आम और खास आदमी आ रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के घर के सामने खड़ा हूं। ये LG आवास है और इसके आसपास 30 लोग जो हैं हाल के दिनों में वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो यह भी एक दिल्ली का हॉटस्पॉट बन गया है। अगर LG स्टाफ की बात करें तो कुछ दिन पहले 6 से 7 लोग पॉजिटिव हुए थे और कल भी कुछ लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि LG ऑफिस में पॉजिटिव हुए हैं। एहतियातन LG ऑफिस की बात करें तो उसके प्रेस सेक्शन को जो है फिलहाल बंद किया गया है और दूसरे सेक्शन हालांकि अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को हॉटस्पॉट में तब्दील किया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगले 1 से 2 दिनों में जो सैनिटाइजेशन है और वो सब काम अपनी तरीके से तो चल ही रहा है, लेकिन एहतियात काफ़ी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि LG ऑफिस दिल्ली के पॉश इलाकों में आता है और इसके आसपास कई सारे क्वार्टर्स भी हैं जिसमें कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और फिर आम जन भी रहते हैं। तो ऐसी में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद से पूरे इलाके में जो है वो स्पेशल ड्राइव वगैरह सब कुछ चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको डिसइंफेक्ट किया जाए। हालांकि आने जाने वालों पे तो अभी भी पाबंदी है और यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स रैंक के लोग ही आ रहे हैं। DDMA की तरफ से जो है ये भी कहा गया है कि अलग अलग जगहों पे आप मल्टीपर्पज़ हॉल और बैंक्वेट हॉल, इन सभी चीज़ों की तैयारी कीजिए जहाँ की हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो संक्रमित लोगों को रख सकें। और इन सब के बीच कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण को रोकना और दूसरा जो संक्रमित इलाके हैं उससे और ज़्यादा संक्रमण न फैले, इसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और दिल्ली में एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पर जो आम जिंदगी है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। पार्क खोल दिए गए हैं और दिल्ली के पार्कों में सुबह सुबह खासी रौनक दिखाई दी।
वैसे तो दिल्ली में सभी पार्क और गार्डन 20 मई को ही आम लोगों के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन पार्कों में योग करने पर लगी रोक की वजह से अधिकतर लोग पार्कों में आने से परहेज कर रहे थे। लेकिन 1 जून से देश भर में नए दिशा निर्देशों की लागू होने से दिल्ली के पार्कों की रौनक एक बार फिर लौट आई है। लोग पहले की तरह दौड़ लगाते, एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के नेहरू पार्क की हैं, जहां करीब 2 महीने बाद बहुत से लोग एक बार फिर पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे। इन लोगों के चेहरों की मुस्कान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्कों में चहल पहल बढ़ने से ये लोग कितने खुश हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2 महीने बाद लॉकडाउन खुला और पार्क भी थोड़े बहुत खुले हैं। पहले तो रोड पे दौड़ मार लेते थे, पार्क में आए आज अच्छा फील हो रहा है। हाँ, पार्क तो खोल लेने चाहिए थे, थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाती है सबकी। पहले घर में ही थोड़ा योगा वगैरह करना पड़ रहा था, यहाँ पर फ्रेश होता है, बिल्कुल साफ सुथरा है और अच्छा वेदर है, तो यही मज़ा आता है। हालांकि सुबह सवेरे की इन तस्वीरों को देखकर कुछ डर भी लगा। दिल्ली सरकार ने पार्कों में मास्क लगाना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग यहाँ बिना मास्क लगाए नजर आए, जो चिंता की बात है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है। पार्क में आए कुछ लोग भी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर परेशान नजर आए। पहले 2 महीने में तो वही घर पे रहो सारा टाइम और कुछ भी नहीं, न घर से बाहर निकल सकते ना कुछ। हाँ, ये डिसीजन सही है, पर केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी भी पार्कों को पूरे दिन के लिए नहीं खोला गया है। तो अनलॉक 1 में दिल्ली के पार्कों को खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के लोधी गार्डन का आज क्या हाल रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अनलॉक 1 में दिल्ली में सरकार ने पार्कों को खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन एक तय समय सीमा की गई है। सुबह के 5 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक ये पार्क खुलेंगे। और इसके अलावा सरकार ने कई हिदायतें भी दी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लोधी गार्डन में मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है सुबह के वक्त व्यायाम करने और सुबह की सैर करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सरकार ने साफ हिदायत दी है कि जो भी शख्स पार्क के अंदर आए उसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और एक उचित जो दूरी 2 गज की दूरी है उसको बना के चले। साथ ही जो पब्लिक जो एक साथ खड़े होकर व्यायाम करती है वो ना करे और साथ ही जगह जगह थूके ना। और इसी हिदायतों के साथ लोगों को इजाज़त दी गई है पार्क में जाने के लिए। इसके अलावा जो 10 साल से कम बच्चे हैं उनको पार्क में जाने की इजाज़त नहीं है और साथ ही 65 साल से जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको भी पार्क में आने के लिए मना किया गया। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी पार्क में आने की इजाज़त नहीं दी गई है। लॉकडाउन के समय लगातार सरकार से मांग हो रही थी कि सरकार पार्कों को खोले और जो लोग सुबह व्यायाम करते हैं उनको आने की इजाज़त दी जाए। सरकार ने लोगों की बात मानी है, लेकिन कुछ हिदायतें भी लोगों को दी हैं। फिलहाल देखना है कि अब लोग इन हिदायतों को किस तरीके से पालन करते हैं। लेकिन सुबह के वक्त आप देख सकते हैं लोधी गार्डन का नज़ारा है, जहाँ पर तमाम लोग जो है सुबह सैर करने के लिए आए और जो भी शख्स यहाँ पे आ रहा है उनने अपने चेहरे पे इस तरीके से मास्क पहने हुए हैं और यहाँ लिख रहा है कि लोग सरकार की बातों को मान तो रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि किस तरीके से जो आगे जो वक्त है जो काफ़ी मुश्किल वक्त होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें लोग किस तरीके से सरकार की हिदायतों का पालन करते हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ मोहित ओम, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और इस कोरोना काल में उज्जैन की एक महिला को एक अलग ही तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक गाय ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और लहूलुहान कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना संकट के बीच एक महिला की जिंदगी उस वक्त काल बन गई जब एक गाय ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आसपास के लोग महिला को बचाने की कोशिश करते रहे और गाय बार बार महिला पर हमला करती रही। घटना उज्जैन के बहादुरगढ़ की है, जहां एक महिला घर से पानी लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो इस जानवर का शिकार हो गई। महिला को बचाने दर्जनों लोग भी आ गए, लेकिन गाय को कोई फर्क नहीं पड़ा और महिला पर लगातार हमला करती रही। बड़ी मुश्किल से 20 वर्षीय ललिता को गाय के चंगुल से छुड़ाया गया और आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। महिला को इस हमले में गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद लोगों ने गाय के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की।
कोरोना संकट के बीच लोगों को पहले से ही रोजमर्रा का काम करने में मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में सड़क पर घूम रहे आवारा जानवरों ने भी आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और कोरोना काल में प्रतापगढ़ में जबरदस्त मर्डर का एक मामला सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि प्रेम प्रसंग इसकी वजह है। एक महिला पुलिसकर्मी से कथित तौर पर प्यार करने के आरोप में एक लड़के को पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाना क्षेत्र के भुजैनी गांव में बीती रात पर हंगामा और आगजनी होती रही। आरोप है कि गांव के दबंगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया। जलाए गए युवक का नाम अंबिका पटेल था, जिसे पेड़ से बांधकर जला दिया गया। बताया जा रहा है कि अंबिका पटेल को गांव के दबंगों ने पड़ोस की महिला पुलिसकर्मी से प्यार की सजा दी। वारदात की खबर मिलने के बाद गांव पहुंची पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों के हमले के बाद पुलिसकर्मियों को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा और हवाई फायरिंग करके अपनी जान बचानी पड़ी। गांव वालों ने पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर हमले की खबर मिलने के बाद एडीजी, आईजी, एसपी, 4 सर्किल के सीओ, एसओ समेत 150 पुलिसकर्मी और एक कंपनी पीएसी की मौके पर पहुंच गई और कई घंटों की कोशिशों के बाद पुलिस के लोग गांव में घुस पाए और जलाए गए शख्स के शव को कब्जे में लिया गया। गाँव में हंगामा करने वाले ग्रामीणों को पकड़कर एडीजी ने थाने में पूछताछ की। फतनपुर में ग्राम बुझई में एक अंबिका प्रसाद पटेल नामक युवक की जलाकर हत्या कर दी गई है। इस पर मौके पर जैसे फौती सूचना पर पुलिस यहां पहुंची तो यहां पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया और हमारे थाने की 2 गाड़ियों में इसमें आग लगा दी है और एक मोटरसाइकिल से जो चीता पुलिस थी उन पर भी चीता पे भी आग लगा दी है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस के मुताबिक मारे गए युवक का महिला पुलिसकर्मी से कथित अफेयर था, जिस पर दोनों परिवारों में पहले से विवाद चल रहा था। महिला के परिवार की ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हाल ही में युवक जमानत पर छूट गया था तो विवाद बढ़ गया और गांव में इतनी बड़ी वारदात हो गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।